हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कल्पना झा, असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस, देवेंद्र नगर, आर्ट्स एंड कॉमर्स गर्ल्स कॉलेज देवेंद्र नगर। आज मैं आपके साथ में बीएससी होम साइंस पार्ट 2 ग्रुप ए पेपर 1 न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट इन हेल्थ एंड डिसीज के यूनिट 3 का टाइफाइड फीवर एंड इन्फेक्शन टॉपिक को कवर करूंगी। आज मैं आपके साथ उसमें डिस्कशन करना चालू करूँ। इन्फेक्शन आप भी बहुत अच्छे से जान रहे हैं, अभी आप लोग सभी लोग इस चीज को देख रहे हैं, कोरोना वायरस फैला हुआ है। इन्फेक्शन क्या है? संक्रमण जो है वह हमारे आसपास फैलता है, यह हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा फैलाया जाता है। The invasion and multiplication of microorganisms such as bacteria, virus, and parasites that are not present within the body. An infection may remain localized or it may spread through the blood or lymphatic vessels to become systemic. Microorganisms that live naturally in the body are not considerable infection. हमारे बॉडी में भी बैक्टीरिया रहते हैं, लेकिन वो इन्फेक्शन नहीं करते, वो हमारे प्लस के लिए रहते हैं, हमारे लिए पॉजिटिव रहते हैं। इन्फेक्शन के द्वारा, संक्रमण के द्वारा 3 प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले रोगों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है संक्रामक रोग। यह संक्रामक रोग जो है, यह सामान्यतः वायरस, बैक्टीरिया, अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होते हैं। इनका जो माध्यम रहता है वह हवा है, फूड है, दूध है, पानी है, मछली है। ये जो आइटम रहते हैं, इनके द्वारा ये हमारे शरीर पे अटैक करते हैं। दूसरे प्रकार का रोग होता है जिसको कंटेजिनस रोग या स्पर्शजन्य रोग कहा जाता है। जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यह छूने से फैलते हैं। तो जैसे किसी रोगी को स्पर्शजन्य रोग है, यदि हम उसके कपड़े, उसके बर्तन, उसके टॉवेल्स, उसके बिस्तर इत्यादि को इस्तेमाल करते हैं या उसके संपर्क में रहते हैं, तो उसके छींकने से, उसके खांसने से, तो इस प्रकार से यह रोग फैलता है। इसके अलावा इसमें मुख्यतः स्किन डिसीज ज्यादातर देखी जाती है, जैसे दाद, खाज, खुजली इत्यादि इसमें आती है। तो ये हम कपड़े इस्तेमाल करने से या उनके छूने से फैल सकता है। तीसरे प्रकार का रोग होता है जिसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बोला जाता है। मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ियां कहा जाता है। मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ियां जो रहती हैं, यह 2 प्रकार की होती हैं। इसमें एक होता है इनबॉर्न एरर्स होता है और दूसरा होता है एक्वायर्ड एरर्स होता है। इनबॉर्न एरर इट मींस जो जन्मजात विकृति है, बच्चा जन्म लेने के पहले से ही इस विकृति से चालू हो जाता है। इसमें जैसे पेंटोसोरिया, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडिस, फ्रुक्टोसोरिया, ऐसे बहुत सारी बीमारियां आती है जो जन्मजात होती है। एक्वायर्ड एरर्स में क्या होता है, जब कोई रोग होता है, चाहे वो किसी और कारण से हो, उसके बाद इस प्रकार के अव्यवस्थाएं या एरर्स जो है देखी जाती है। अब फीवर क्या होता है? सामान्यतः हम लोग फीवर का मतलब क्या समझते हैं कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ। तो बुखार या ज्वर जो है सामान्य तापक्रम से बढ़ा हुआ तापक्रम होता है। हमारे बॉडी में कंटिन्यूएशन हीट उत्पन्न होती जाती है और शरीर से उष्मा उत्सर्जित भी होती जाती है। यह हमारा एक रूटीन प्रोसेस है। लेकिन फीवर की कंडीशन में क्या होता है, उत्पन्न होने वाली ऊष्मा और निकलने वाली ऊष्मा दोनों के बीच में असंतुलन पैदा हो जाता है। इस कारण हमें फीवर हो जाता है। नॉर्मल टेम्परेचर जो है बॉडी का हमारे कितना रहता है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहीट देखा जाता है। फीवर इज एलिवेशन ऑफ टेम्परेचर अबव द नॉर्मल and result from imbalance between the heat produced in the body and heat eliminated from the body. जितने भी फीवर होते हैं वे सभी के सब इन्फेक्शन का एक लक्षण है। यह इन्फेक्शन का सबसे प्रमुख लक्षण फीवर होता है। अब फीवर का कारण क्या है, क्यों होता है फीवर? फीवर 2 कारणों से होता है, एक होता है बाह्य कारक और एक होता है आंतरिक कारक, एंडोजिनस सोर्सेस और एक्सोजिनस सोर्सेस। एंडोजिनस सोर्सेस के कारण क्या होता है, जैसे एंटीजीन, एंटीबॉडी रिएक्शंस, मैलिग्नेंसी, इस तरीके का। एक्सोजिनस फैक्टर इट मींस जो बाहर से हमारे पास आता है, जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई इत्यादि।
अब जब फीवर होता है तो उसके स्टेप्स क्या होती है, किस प्रकार से हमारे शरीर में फीवर इंड्यूस होता है। सबसे पहले हमारे बॉडी में जो एक्सोजिनस एजेंट हैं, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, ये सारे हमारे बॉडी में किसी भी तरीके से अटैक कर सकते हैं, उसके माध्यम बहुत सारे होते हैं। उसके कारण हमारे बोन मैरो में फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइट्स का डेवलपमेंट होता है, एक्टिवेशन होता है। और ये जो है, यह एक फीवर इंड्यूसिंग हार्मोन होता है जिसे पायरोजेन बोलते हैं। इसका यह रिलीज करने लग जाता है। ये जैसे ही हार्मोन रिलीज होता है, यह हमारे इंटीरियर हाइपोथैलेमस में जो थर्मो रेगुलेटरी हमारा सेंटर होता है उस पर अटैक करता है। और जैसे ही वो अटैक करता है, उसके कारण हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वह बढ़ने लग जाता है। तो इस तरीके से फीवर जो है उसके होने के ये कारण होते हैं। ये किस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ता है। संक्रमण या बुखार जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला होता है एक्यूट फीवर, इसको तीव्र बुखार भी कहा जाता है। नाम से ही लग रहा है तीव्र, इट मीन्स इसकी इंटेंसिटी, इसकी तीव्रता बहुत ज्यादा होती है। मतलब ये जो टेम्परेचर होता है, इसमें टेम्परेचर हमेशा 102, 104, 105 इस तरीके से चला जाता है। लेकिन इसका ड्यूरेशन बहुत कम होता है, वो 3 दिन से 7 दिन भी रह सकता है। और इसके अंतर्गत आता है सर्दी, जुकाम, फ्लू, टॉन्सिलाइटिस, निमोनिया, चिकन पॉक्स तथा टाइफाइड फीवर। इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, टाइम कम होता है। दूसरा फीवर होता है दीर्घ अवधि या क्रॉनिक। नाम से लग रहा है दीर्घ अवधि, दीर्घ अवधि इट मीन्स ये जो फीवर होते हैं, इस यह कई महीनों तक रहते हैं, लेकिन इसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है। जैसे टेम्परेचर यदि होगा तो 99, 100 तक के होगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी जिसको कहा जाता है। तीसरा फीवर होता है जिसको रिकरेंट फीवर या बार बार होने वाला फीवर कहा जाता है। बार बार का मतलब क्या होता है, जैसे कुछ घंटे में है, 10 घंटे में फिर से रिपीट होगा या 12 घंटे में रिपीट होगा, फिर उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मलेरिया है। मलेरिया में आप देखते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स हो जाता है, 10 घंटे, 12 घंटे जैसा भी है, और वह फीवर आंदा है और बहुत तेज फीवर आता है। उसके बाद तुरंत उसको पसीना निकलेगा और फीवर फिर पूरा डाउन हो जाएगा और व्यक्ति नॉर्मल हो जाएगा। एक्यूट और क्रॉनिक फीवर जो रहते हैं, तीव्र और दीर्घ अवधि वाले फीवर जो रहते हैं, उसकी कुछ विशेषताएं होती है। जैसे पहला, सबसे पहले हमारे चयापचय पर इन लोग इफेक्ट करते हैं। तो सिर्फ ट्यूबरकुलोसिस को छोड़कर जितने भी फीवर होते हैं, उन सब में जैसे ही संक्रमण होता है, इन्फेक्शन होता है, तापक्रम वृद्धि के साथ साथ मेटाबॉलिज्म में परिवर्तन आने लगता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ने लग जाता है। दूसरा होता है बैक्टीरिया के प्रभाव के कारण टिश्यू प्रोटीन का लॉस बहुत ज्यादा होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी फीवर आता है उसके बाद हमारा वेट रिडक्शन देखा जाता है या हमारी बॉडी में इस प्रकार के चेंजेस देखे जाते हैं। तीसरा होता है विषाक्त पदार्थों का जमाव होने लग जाता है बॉडी में, क्योंकि जितने भी टिश्यूज टूटते जाते हैं अंदर ही अंदर, वो सबका पॉइजनस या विषाक्त जितने भी है टॉक्सिक एजेंट्स रहते हैं, वो हमारी बॉडी में जमा होने लग जाते हैं, जिसके कारण बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी देखे जाते हैं। उसके बाद होता है पाचन संबंधी विकार होता है। पाचन संबंधी विकार का मतलब गैसेस बार बार प्रोड्यूस होना, कभी डायरिया हो जाना, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाना, इस तरीके से डाइजेशन की प्रॉब्लम देखी जाती है। उसके बाद चूंकि फीवर होता है, ये चीज सभी लोग अच्छे से जानते हैं, जब बहुत तेज फीवर होता है उसके बाद बहुत सारा पसीना आता है, जैसे फीवर डाउन होता है, तो उस समय हमारी बॉडी से वाटर लॉस बहुत ज्यादा होता है। वाटर लॉस होने के कारण हमारी बॉडी में जल का संतुलन बिगड़ जाता है। जब भी फीवर होता है, हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक चेंजेस देखा जाता है। तो फीवर के दौरान मेटाबॉलिक जो चेंजेस होते हैं, उसमें सबसे प्रमुख है हर 1 डिग्री फ़ारेनहीट टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ हमारा मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ता है, और वो बढ़ता है 7%। ग्लाइकोजन जो हमारी बॉडी में, लिवर में, टिश्यूज में जमा रहता है, वह जैसे ही फीवर होता है धीरे धीरे करके ग्लाइकोजन का संग्रहण हमारा कम होने लगता है, क्योंकि हमको बॉडी में ऊर्जा की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म पर, चयापचय में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण जो उसके प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जो वो पूरे के पूरे किडनी के द्वारा फिल्टर किए जाते हैं। तो इसलिए प्रोटीन चयापचय यदि बढ़ता है तो किडनी पर एक्सेस लोड आ जाता है।
फिर सोडियम पोटेशियम, पसीना बहुत ज्यादा निकल रहा है, सोडियम पोटेशियम का लॉस होता है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम की गतिशीलता कम हो जाती है, पोषक तत्वों का अवशोषण कम हो जाता है। गतिशीलता कम होती है, इट मीन्स क्या है कि हमें भूख नहीं लगती है। आप देखिएगा कि कोई भी चीज खाने का मन नहीं करता है, और मन करता भी है थोड़ा बहुत जो हम खाते हैं तो पता चलता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उस समय कैसा हो रहा है, उसमें पोषक तत्व हम अच्छे से अवशोषित नहीं कर पा रहे हैं डिस्टर्बेंस के कारण। फिर पसीना बहुत ज्यादा आता है, जिसके कारण वाटर लॉस, सोडियम लॉस, पोटेशियम लॉसेस भी देखे जाते हैं। श्वसन क्रिया जो है, हमारा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है। आप कभी भी देखिए, जब भी फीवर किसी को होगा, पल्स रेट के साथ साथ रेस्पिरेशन रेट में भी बढ़ाव देखा जाता है। इसके अलावा जब हम फीवर की कंडीशन में रहते हैं, काफी लंबा समय भी चल जाता है, तो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी हो जाती है। बहुत सारे विटामिन की डेफिशिएंसी, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में देखा जाता है। ये आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। उसके बाद फीवर के दौरान हमें वॉमिटिंग, नौशिया, हमेशा मुंह कड़ू रहना या मुंह का स्वाद खराब रहना, कोई चीज में स्वाद नहीं आना, ये सारी कंडीशन भी देखी जाती है। उसके अलावा हमारी बॉडी से आवश्यक लवणों का उत्सर्जन भी देखा जाता है। अब हम आते हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन फीवर। शॉर्ट ड्यूरेशन फीवर जो आपको मैंने बताया था, जो कि तीव्र फीवर के अंतर्गत आता है। इसकी समय अवधि बहुत कम होती है, टाइम कम रहता है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा रहती है। इसके अंतर्गत आज हम टाइफाइड फीवर के बारे में देखेंगे। टाइफाइड इज एन इन्फेक्शियस डिसीज with an acute fever of short duration and occurs only in humans. It is caused by Salmonella typhi. Typhoid is an infection transmitted through fecal-oral route. वास्तव में जो टाइफाइड है वह क्या है, एक शॉर्ट ड्यूरेशन फीवर है, और यह इसका जो ट्रांसमिशन होता है वह फीको ओरल रूट से होता है। फीको ओरल रूट का मतलब क्या है, जो फीकल मटेरियल है उस पर मक्खी मच्छर इत्यादि बैठते हैं, उसमें उसके द्वारा यह फिर से हमारे फूड प्रोडक्ट्स में बैठता है। फूड प्रोडक्ट के बाद ये एक साइकिल चलती है, तो इसलिए इसको फीको ओरल रूट कहा जाता है। इसके द्वारा ही ये हमारे पास में आता है। सामान्यतः जो सैलोमेना टाइफी के द्वारा होने वाला संक्रमण है, यह किससे फैल रहा है? देखिए, पीने के पानी से, दूध से, दूषित भोज्य पदार्थों से जो खुले रहते हैं के द्वारा यह संक्रमण फैल जाता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 14 दिन रहता है, परंतु ये कभी-कभी 3 दिन से 3 सप्ताह तक भी हो सकता है। यह डिपेंड करता है कि अपना रेजिस्टेंस पावर कितना है। इसके सिम्टम्स क्या है? अब जब टाइफाइड होता है तो उसके सिम्टम्स क्या है? सबसे पहले, चूंकि आपको पहले ही बताया मैंने कि ये एक एक्यूट फीवर है। एक्यूट फीवर इट मींस इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, तो फीवर इसमें बहुत ज्यादा होता है। 100 डिग्री 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहीट तक भी देखा जा सकता है। दूसरा, चूंकि बॉडी में जब फीवर की कंडीशन रहती है तो हमारी बॉडी में बीएमआर बढ़ा हुआ रहता है, उनको एनर्जी की आवश्यकता रहती है, तो हमारे पास जितना भी स्टोर्ड ग्लाइकोजन है वह सारा का सारा कम होने लग जाता है। हमारे स्टोरेज जो है वो कम होने लग जाते हैं ग्लाइकोजन के। बॉडी में जल का संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि पसीने के द्वारा बहुत ज्यादा वाटर लॉस देखा जाता है। फिर टिश्यू प्रोटीन का लॉस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा, कैटाबॉलिज्म इसमें इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारी जो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट रहती है वो 40 से 50% एक्स्ट्रा, नॉर्मल कैलोरी से 40 से 50% एक्स्ट्रा हो जाती है। इंटेस्टाइन में अल्सर पाए जाते हैं, छोटे छोटे घाव जैसे हो जाते हैं, जिन्हें पेयर पैचेस कहा जाता है। कई बार ये घाव इतने सीवियर हो जाते हैं कि इनसे ब्लीडिंग भी देखी जा सकती है। स्प्लीन इनलार्ज हो जाती है, पोषक तत्वों का अवशोषण प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण कभी कभी, मतलब एक्चुअल में क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा के पूरा प्रभावित होता है, जिसके कारण गैसेस बनना, सिर दर्द होना, भूख नहीं लगना, कॉन्स्टिपेशन होना, डायरिया होना, ये सारी प्रोसेस जो है वो देखी जाती है। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको एक टाइफाइड के साइंस एंड सिम्टम्स बताए हैं। फीवर देखिए आप 39 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, बढ़ जाता है। हेडेक, मसल्स एक होता है, स्टमक पेन होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया होता है। व्यक्ति एग्जॉस्ट फील करता है, ऐसा लगता है कि उसके शरीर में कोई भी जान नहीं है। कंफ्यूजन रहता है। एक्चुअल में क्या होता है, जब बॉडी हमारी रोग ग्रसित होती है तो हमें बहुत सारे कंफ्यूजन भी देखे जाते हैं।
अब हम देखते हैं, चूंकि आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि टाइफाइड का इलाज जो है वह दो तरीके से किया जाता है, एक मेडिसिन के द्वारा और दूसरा डाइट के द्वारा। मेडिसिन के द्वारा हम उस कंडीशंस को स्टेबल करते हैं और डाइट के द्वारा हम उसको रिकवर करते हैं। जो भी हमारे लॉसेस है उनको हमको रिकवर करना है तो वो डाइट के द्वारा होता है। तो टाइफाइड के फीवर में हमारा प्रिंसिपल ऑफ डाइट होता है हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन, हाई कार्बोहाइड्रेट, लो फैट, हाई फ्लूइड, लो फाइबर एंड ब्लेंड डाइट। कैलोरीज आपको हाई लेना है, प्रोटीन आपको हाई लेना है, कार्बोहाइड्रेट्स आपको हाई लेना है, लेकिन फैट लो लेना है। हाई फ्लूइड द्रव पदार्थ को आपको बहुत ज्यादा लेना है। लो फाइबर एंड ब्लेंड डाइट। लो फाइबर इसलिए दिया जाता है क्योंकि आपको इसके पहले मैंने बताया कि इंटेस्टाइन में छोटे छोटे छाले हो जाते हैं, जो कि यदि रफेज देने पर उनमें नुकसान हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। इस कारण हमको ब्लेंड डाइट या लो फाइबर डाइट प्रोवाइड किया जाना चाहिए। कैलोरीज की रिक्वायरमेंट हमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि बीएमआर बढ़ा हुआ है। तो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट हमारी 40 to 50% एक्स्ट्रा अबव नॉर्मल कैलोरीज से 40 to 50% कैलोरीज हमको ज्यादा देना चाहिए। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है क्योंकि प्रोटीन क्या काम कर रहा है बॉडी में? टिश्यू रिपेयरिंग का काम करता है, बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, हीमोग्लोबिन बनाने का काम करता है, एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। इस तरीके से आप देखते हैं कि प्रोटीन बहुत से महत्वपूर्ण कार्यों को करता है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, टाइफाइड में साथ में टिश्यू प्रोटीन का लॉसेस भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो हमको उस लॉस को भी रिकवर करना है, प्लस हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस पावर को भी हमको बढ़ाना है, हीमोग्लोबिन का निर्माण भी बढ़ाना है। इसलिए हमें हाई प्रोटीन डाइट प्रोवाइड करना चाहिए। 100 ग्राम्स प्रोटीन पर डे आप उसको दे सकते हैं या उससे कुछ ज्यादा भी दिया जा सकता है। लेकिन ये जो प्रोटीन होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए? हाई बायोलॉजिकल वैल्यू के होना चाहिए। जिस ऐसे प्रोटीन ले जो कि हमारी बॉडी में इजीली डाइजेस्ट हो और उनकी बायोलॉजिकल वैल्यू भी ज्यादा हो, ऐसे प्रोटीन देना चाहिए। इस समय हम लोग दूध और दूध से बने पदार्थ, पनीर, दही, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा दी जाती है और उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में हम बहुत लंबे समय तक देते जाते हैं। कैलोरीज चूंकि हम लोग 40 to 50% कैलोरीज हम ज्यादा दे रहे हैं, तो नॉर्मल कैलोरी से भी ज्यादा, काफी ज्यादा। तो कैलोरीज के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम सबसे ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं किस पर? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में भी आप देखिए फ्रूट जूसेस में जिसमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज इत्यादि सारी चीजें मिलते हैं। तो हम यहाँ पर मैक्सिमम कैलोरीज को कार्बोहाइड्रेट से पूरा करते हैं। क्योंकि लो फैट जो है आपको लो क्वांटिटी में देना है, फैट देना है, लेकिन क्यों देना है फैट? क्योंकि वो लुब्रिकेशन की तरह कार्य करता है। लेकिन जितनी बची हुई कैलोरीज है, प्रोटीन कैलोरी और फैट कैलोरी के बाद जितनी कैलोरीज बचती है, हम उसको पूरे को कार्बोहाइड्रेट से कवर करते हैं। इसके अलावा मिनरल्स और विटामिन की बहुत ज्यादा इसमें रिक्वायरमेंट रहती है। यह देखा गया है कि हमारी जो इंटेस्टाइन है उसके लिए हमको बी कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा जरूरी है। विटामिन सी हमारे रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाने का काम करता है, उसके अलावा हमारी बॉडी में रिकवरी का भी काम करता है। इसलिए विटामिन सी 100 मिलीग्राम पर डे दिया जा सकता है। उसके बाद विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपको बहुत अच्छे से देना है क्योंकि इंटेस्टाइन की मोबिलिटी के लिए, उसकी गतिशीलता के लिए ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसके अलावा खनिज लवण का लॉस भी बहुत ज्यादा हो रहा है हमारे बॉडी से। तो सोडियम, पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम इत्यादि को भी हम बहुत अच्छी मात्रा में देना चाहिए। ये कुछ डाइट्स दिखाई गई है, आप जो डाइट्स हम दे सकते हैं बहुत अच्छे से। इसके अलावा मैंने आपको यहाँ बताया है कुछ चीजें डूज और डोंट्स। ये टाइफाइड ही नहीं, इसके अलावा जितने भी इन्फेक्शियस डिसीजेस होती हैं, दूसरे प्रकार के जो फीवर होते हैं उसमें भी दिया जा सकता है। जैसे देखिए बॉइल्ड वाटर, कुक्ड फूड, ये सारी चीजें जो आपको दिखाई दे रही है स्लाइड में, ये सारी चीजें जो जो हमको करना है और क्या चीज हमको नहीं करना है। आप स्ट्रीट फूड बिल्कुल नो कहिए, आपको रॉ मिल्क नहीं लेना है, बॉइल्ड होने के बाद ही लेना है। उसके बाद फाइबर रिच फूड जो है, मतलब आप रफेज जो है जिसमें बहुत ज्यादा फाइबरस रहे, हार्ड है, कड़ी है, ऐसे डाइट आपको नहीं लेना है। हैवी मील्स नहीं लेना है, आपको लाइट फूड लेना है, थोड़े थोड़े करके दिखाई जो लाइट फूड है उनका उपयोग करना है।
वेजिटेबल्स उसी तरीके से डूज में देखिए, वेजिटेबल्स और फ्रूट जो है उसको बहुत अच्छे से धोना है, उसके बाद ही उसको यूज करना है। इसके अलावा देखिए कुछ टिप्स हैं जो कि ड्रिंकिंग वाटर, मतलब आपको पानी बहुत मात्रा में पीना चाहिए। हमेशा आपके हैंड्स को कुक करने के पहले, खाना खाने के पहले, हर चीज के पहले आपको अपने हाथों को साफ करना है। उसके अलावा जो पेस्टिसाइड्स का जो ये नहीं लेना है आपको। फिर उसके बाद एंटीबायोटिक्स, जब तक के डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब ना करे, अपने मन से अपने डॉक्टर खुद मत बनिए इस चीज के लिए। ये इन्फेक्शन अभी आप बहुत ज्यादा, हम लोग कोरोना वायरस से भी ग्रसित हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो टिप्स हैं ये सारे इन्फेक्शियस डिसीजेस के लिए है। ये इसको मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन की बुक रेफरेंस जो लिया है डॉक्टर अरुणा पल्टा की, फूड एंड न्यूट्रिशन से, और डायटेटिक्स बाय डॉक्टर अभी श्री लक्ष्मी से लिया है।